चूँकि कि 2 बार उनके निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा बड़ी सफलता मिली है। वोटर है उसको निर्णय करना है कि ये 400 के पार इस नेतृत्व के में भरोसा करके हमको उन्हें 400 के पार पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना। कुछ नए राज्य हैं जहां बीजेपी को बड़ी सफलता मिलने जा रही है और उन राज्यों में तमिलनाडु है, उन राज्यों में केरल है, उन राज्यों में उड़ीसा भी है। जी, एक प्रश्न बाबूजी ये भी लोग जानना चाहेंगे और हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की तरफ आ रहे थे, 2013 में उनको बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब उन्होंने 272 प्लस का नारा दिया और ये उस समय असंभव माना जा रहा था। ये तो माना जा रहा था ये एक लहर है, अंडर करंट है, लेकिन इतनी सीटें मिल जाएंगी इसकी उम्मीद कम थी। 2019 में 300 प्लस का नारा हो गया, इस बार वो नारा 400 प्लस का है और कई लोगों को ये डाउट होता है, ये सवाल मन में आता है कि पहले ही बीजेपी जहां उसका असर है वहां मैक्सिमम पर है, बल्कि बंगाल में उसने पिछली बार 18 सीटें जीती, साउथ में उतना असर है नहीं, कर्नाटक में भी सरकार बदल गई है जहां से 24 या 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। तो आखिर ये 400 प्लस होगा कैसे? या तो पिछली बार की तरह वो ऐसा करके दिखाएंगे कि असंभव को संभव बना दिया? ये एक बड़ा सवाल सामने है। अगर 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा था वो न पूरा हुआ होता जी, तो इस बार के दावे पर संदेह किया जा सकता था, क्योंकि कि 2 बार उनके निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा बड़ी सफलता मिली है। 2014 में 272 प्लस की बात थी, मिला 282 प्लस। जी, एनडीए को प्लस मान ले तो उसी तरह से 300 की बात थी 2019 में और 303 सीटें मिली और एनडीए को शामिल करने तो वो 351-52 बनती है। मतलब यह कि जो वोटर है उसको निर्णय करना है कि ये 400 के पार इस नेतृत्व के में भरोसा करके हमको उन्हें 400 के पार पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। जो लोगों का मूड दिखाई दे रहा है, जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री के कथन की पुष्टि करता है। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी ये परिणाम से मालूम होगा, केरल में कितनी सीटें मिलेंगी परिणाम से मालूम होगा, और हर जगह कितनी सीटें मिलेगी ये परिणाम से मालूम होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि कुछ नए राज्य हैं जहां बीजेपी को बड़ी सफलता मिलने जा रही है और उन राज्यों में तमिलनाडु है, उन राज्यों में केरल है, उन राज्यों में उड़ीसा भी है। जी, उसी और बंगाल में बंगाल की जो मेरी समझ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी का उदय हुआ था। ममता बनर्जी को कोई राजनीति में गंभीरता से तब उससे पहले नहीं लेता, लेकिन ममता बनर्जी का नंदीग्राम से उदय हुआ था और नंदीग्राम को जो कलकत्ता का यानी पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है जी,
उसने नंदीग्राम से वो उसी तरह से अत्यंत दुखी हुआ जैसे वो बंगाल के विभाजन से कभी हुआ था। जी आज संदेश खाली से पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है उसमें हाई कोर्ट के जज का आज ही उसकी टिप्पणी है कि अगर एक घटना भी ऐसी हुई है तो बड़ी बड़ी शर्मनाक। जी जो पात्रा महिला वहाँ भाजपा की उम्मीदवार है वो उसके साहस से संदेश खाली का केस बाहर आया। नंदीग्राम में भी ऐसे ही हुआ था। लक्षण यह है कि पश्चिम बंगाल का भद्रलोक ममता बनर्जी को रिजेक्ट करेगा और बीजेपी को स्वीकार करने जा रहा है। जी तो और यही बात तमिलनाडु में स्टालिन या डीएमके के अब तक 1967 के बाद से डीएमके के नहीं तो एआईडीएमके मेरा ख्याल 84 या 85 में ये जी रामचंद्रन के जाने के बाद जयललिता का उदय हुआ था। जी रामचंद्रन की पत्नी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जी जयललिता को स्वीकार किया। जयललिता के बाद एआईडीएमके के पास लीडरशिप नहीं है। अब जो लक्षण है वहाँ वो ये कि एआईडीएमके की जगह बीजेपी ने लेने जा रही है, यानी डीएमके का अप्रतिद्वंदी वहाँ बीजेपी है। जी अब ये सारी जो बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब बिल्कुल 400 के पार की बात की है तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया है, पूरे देश में सीधे लोगों से उनका संवाद है। तो उन्होंने ये एक सोच समझ करके और ये मान करके कि ये होने वाला है, उन्होंने ये बात कही है। जी बाबूजी, इस दौर की बातचीत में बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति को देखते रहे हैं। हर नेता का एक उभार आता है, एक पीक टाइम आता है और उसके बाद फिर डाउनफॉल आता है। ये हर नेता के जीवन में होता है, ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। क्या वो अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर हैं या अभी और बाकी है, या क्या, कैसे आप देखते हैं, क्या वजह है? मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच में है। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जी जो तीसरे कार्यकाल में उस पर सवाल न हो। जी एक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1962 के चुनाव का हमको याद है कि कांग्रेस के लोग कहते थे, जो गांव में सभाएं होती थी उसमें कहते थे कि नेहरू के हाथ मजबूत करिए। ये सबको याद होगा। जी बीजेपी की सभाओं में कोई ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करिए, क्योंकि लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को किसी के मजबूत करने की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश तो चकित इस बात से है कि 73 साल की उम्र के बावजूद जी वे 24-25 साल के नौजवान से ज़्यादा काम करते हैं। जी अभी उन्होंने जो बिल गेट्स से बातचीत की है और वो बातचीत पूरी दुनिया ने सुनी है। बिल गेट्स से बातचीत में उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति है जो देश को आगे ले जा सकता है। और आप ये देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में चाहे रविन्द्रनाथ ठाकुर को आप देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, किसी का भी नाम लीजिए, तो हर महापुरुष ने, और संविधान सभा में भी अगर उन भाषणों को गौर करें तो सबका एक सपना था
कि भारत को दुनिया की वैश्विक राजनीति में भारत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जी मैं विश्वगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत को दुनिया के चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, भू राजनीति हो या पूरी मानवता की राजनीति हो, उसमें भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ये हमारा सपना रहा है जी। और सपना इसलिए रहा है क्योंकि भारत ये करता रहा। भारत के पास जो ज्ञान संपदा है वही उसकी सबसे बड़ी संपदा है। उसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और सबने माना है। कभी एक ऐसा ज़माना था जब भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना चाहते थे तो उनको महीनों इंतज़ार करना पड़ता जी। CIA का जो डॉक्यूमेंट 1971 के युद्ध के दौरान जो डिक्लासिफाई हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में इसका वर्णन है कि हमारे राजदूत A.N. झा वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का समय मिल जाए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे बात करें। जी। बांग्लादेश का वार चल रहा है। आज दूसरी स्थिति है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रूस का राष्ट्रपति हो या दुनिया का कोई भी शासनाध्यक्ष हो, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए स्वयं आतुर है। जी। इसको तो ये जो स्थिति है उससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये पहला चुनाव इस अर्थ में भी है कि सरकार अपने सकारात्मक कामों के बल पर लोगों के बीच गई। जी बाबूजी, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिले और लेकिन प्रश्न अभी काफ़ी हैं। हम इस चुनाव में आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें आगे भी समय दें। बहुत बहुत आभार।